नमो बुद्धाय दोस्तों, स्वागत है आपको। अकेला टाइगर यूट्यूब चैनल में सैकड़ों साल पुरानी बात है, जब रंगपुरी नाम के राज्य में बुधराज नाम का एक राजा राज किया करता था। राजा बुधराज एक बहुत ही अच्छा तीरंदाज था। उसके तीर कमान से वह बेहतरीन निशाने लगाता था। उड़ते हुए पक्षियों को निशाना बनाना उसका पसंदीदा खेल था। वह अपने इस शौक के लिए अक्सर मासूम पक्षियों की जान ले लिया करता था। राजा को अपनी निशानेबाजी पर बहुत घमंड था। वह मानता था कि दुनिया में उससे अच्छा तीरंदाज कोई नहीं है। अपने इस शौक की वजह से वह राजपाट के कार्यों को ठीक से नहीं देखता था। उसका सारा राजपाट उसके मंत्रियों और वजीर के सहारे ही चल रहा था। उसकी पत्नी, जिसका नाम सुंदरी था, राजा के इस शौक को पसंद नहीं करती थी। इसका कारण बेगुनाह पक्षियों का मरना और साथ ही राजपाट के कामों में होने वाले लापरवाही थी। राजा अक्सर ही अपनी निशानेबाजी की तारीफ खुद अपने मुंह से रानी के सामने करता था। रानी वैसे तो राजा के इस काम से खुश नहीं थी, परंतु वह राजा के सामने इसके बारे में कुछ नहीं कहती थी। एक दिन रानी सुंदरी, जो मन ही मन बहुत दुखी थी, अपने मायके गई और अपनी मां से यह सारी बातें कही कि किस प्रकार उसके पति के तीरंदाजी के शौक के कारण राज्य का राजपाट ठीक से नहीं चल रहा और राजा अपनी निशानेबाजी के घमंड में कई मासूम पक्षियों की जान ले लेता है। इसके बाद रानी ने कहा, अब तुम ही बताओ मां, मैं क्या करूं। उसकी मां ने कहा, तो बेटी, मैं इस मुसीबत से तुझे निकाल लूंगी, बस तू ठीक वैसा ही करना जैसा कि मैं तुझे समझाती हूं। सुन बेटी, इस बार जब राजा तुमसे अपने निशाने के बारे में पूछे तो तुम यह कह देना। उसके बाद मां अपनी बेटी के कान में एक योजना बताने लगी। सारी योजना सुनने के बाद बेटी ने कहा, बहुत अच्छा मां, मैं ऐसा ही करूंगी। अगली शाम को जब राजा ने अपनी तीरंदाजी के बारे में रानी से पूछा, कहो सुंदरी, कोई है हम जैसा निशानेबाज? इस पूरी दुनिया में अगर आपको बुरा न लगे तो मैं अपने दिल की बात कहूं। रानी बोली, महाराज सुनिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस दुनिया में आपसे बेहतर तीरंदाज कोई है या नहीं, तो आपको इसके लिए पूरी दुनिया घूमनी होगी। घर पर बैठे बिठाए तो आपको अपने से अच्छा तीरंदाज मिलने से रहा। अगर यही बात है तो फिर ठीक है, मैं अपने से अच्छा तीरंदाज ढूंढने के लिए आज ही निकल जाता हूं। लेकिन मुझसे अच्छा तीरंदाज अगर कोई ना हुआ तो आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। ठीक है सुंदरी, तो सुनो, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे सबसे अच्छा निशानेबाज मानना होगा, और अगर तुम जीती तो मैं 1 साल तक तुम्हें अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। बोलो मंजूर है? मुझे मंजूर है। और इस प्रकार राजा अपने से अच्छे तीरंदाज की खोज में निकल पड़ा। वह 1 सप्ताह तक यूं ही भटकता रहा। आखिर एक दिन उसे एक आदमी दिखाई दिया जिसके हाथ में धनुष बाण था। उसे देखते ही राजा ने सोचा, अरे वह कौन खड़ा है? उसके हाथों में धनुष बाण भी है। चलो, इतने दिनों बाद कोई दिखा तो सही, चलकर उसी से पूछता हूं। राजा उसके नजदीक गया और पूछा, क्यों भाई, तीर कमान हाथ में लिए हुए? तुम क्या किसी शिकार की तलाश कर रहे हो? शिकार तो मैं कर चुका हूं भाई, अब तो उसके नीचे गिरने की राह देख रहा हूं। मगर तुम कौन हो? राजा ने कुछ सोचा और फिर कहा, मैं बुद्धराज हूं और अपने से बड़े किसी निशानेबाज की तलाश में निकला हूं। लेकिन तुमने नहीं बताया कि तुम कौन हो और शिकार के गिरने से तुम्हारा क्या मतलब है। सुनो मित्र, मेरा नाम धनुष राज है। शिकार गिरने में तो अभी काफी समय पड़ा है। तब तक तुम मुझे यह बता डालो कि निशानेबाजी में तुमने क्या क्या तीर मारा है, जो अपने से किसी बड़े निशानेबाज की तलाश में तुम इस तरह से जंगल जंगल घूम रहे हो। राजा बुद्धराज ने अपनी तीरंदाजी के गुण उसे बताए और फिर गर्व से बोला, अब तुम ही बताओ, मेरे जैसा तीरंदाज कहीं पर है? उसकी बात सुनकर धनुष राज नाम का वह आदमी ठहाका लगाकर हंसने लगा। उसे हंसता देखकर राजा ने कहा, तुम हंसते क्यों हो भाई? मैंने कोई मजाक तो नहीं किया। अच्छा होता अगर सचमुच ही यह मजाक होता। अफसोस कि तुम शर्त हार गए हो। अब तुम्हें 1 वर्ष तक अपनी पत्नी और घर से दूर रहना होगा। अभी वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी जमीन पर एक पक्षी आकर गिरा, जो कि घायल था और उसके शरीर पर एक बाण लगा हुआ था। उसको देखते ही धनुष राज ने कहा, आहा, मेरा शिकार आ गया। राजा बुधराज यह सब देखकर बहुत हैरान था। वह मन ही मन सोचने लगा, ये मैं क्या देख रहा हूं? ना तो इसने मेरे सामने शिकार किया और ना ही कोई तीर चलाया, फिर तीर से घायल
ये पक्षी यहां पर कैसे आकर गिर पड़ा? राजा ने हैरान होते हुए कहा। यह सब क्या करिश्मा है भाई, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। धनुष राज बोला, मेरा नाम धनुष राज यूं ही नहीं है, जानते हो, इस पक्षी को मैंने 300 फुट की ऊंचाई पर यहां से 1000 मील दूर से तीर मारा था। मुझे इसके गिरने के स्थान का पूरा अनुमान था, जो कि बिल्कुल सही निकला। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन ना हो तो पक्षी पर लगे हुए तीर से मेरे तरकश में रखे हुए तीर को मिलाकर देख लो। राजा ने पक्षी पर लगा हुआ तीर निकाला और फिर धनुष राज के तरकश का एक तीर लिया और दोनों को मिलाकर देखा। राजा सोचने लगा, दोनों तीर एक से ही हैं। इसका मतलब कि मैं शर्त हार गया और शर्त के मुताबिक अब मुझे 1 वर्ष तक अपनी पत्नी को अपना मुंह नहीं दिखाना है। फिर क्यों ना मैं धनुष राज के साथ ही रहूं। इसके साथ रहकर मैं धनुर्विद्या में और भी माहिर हो जाऊंगा। इसके बाद राजा ने धनुष राज से कहा, भाई मैं मान गया तुम्हें, तुम सचमुच में मुझसे 1000 गुना अच्छे तीरंदाज हो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपना शिष्य बना लो और इस प्रकार मैं 1 वर्ष तक तुम्हारे साथ ही रहूं। धनुष राज ने कहा, मुझे भी तुम जैसे किसी व्यक्ति की तलाश थी। शिष्य तो नहीं, बल्कि मैं तुम्हें अपना मित्र बनाकर अपने साथ रख सकता हूं। राजा बोला, मुझे मंजूर है तो फिर चलो, मैं तो दुनिया देखने के लिए निकला ही था। अब तुम्हारा साथ पाकर समय आसानी से गुजर जाएगा। इस प्रकार दोनों आगे बढ़ने लगे। नदी नाले और शहर घूमते घूमते वे एक पर्वतीय इलाके में जा पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा कि एक पहाड़ पर खड़ा हुआ आदमी जो जोर से ठाके लगाकर हंस रहा था। राजा ने कहा, अरे यह पर्वत पर खड़ा आदमी कौन है और इस प्रकार से वह क्यों हंस रहा है? अवश्य ही वहां पर कोई तमाशा हो रहा होगा। चलो हम भी चलकर देखते हैं। परंतु जब वे दोनों उस आदमी के पास पहुंचे तो वहां पर कोई तमाशा नहीं हो रहा था। राजा ने पूछा, सुनो मित्र, तुम इस प्रकार से हंस क्यों रहे हो? धनुष राज बोला, अरे मुझे तो यह कोई पागल लगता है। वह आदमी बोला, क्या कहा पागल? मैं तुम्हें पागल नजर आता हूं? राजा ने कहा, क्षमा करना मित्र, हमें गलत फहमी हो गई थी। दरअसल बात यह है कि हम तुम्हें बिना कारण के हंसता देखकर सोच में पड़ गए थे। उस आदमी ने कहा, ओ मगर मैं बिना कारण के कभी नहीं हंसता। जानना चाहते हो कि मैं क्यों हंस रहा था? तो सुनो, मेरा नाम गिद्धराज है और मैं 400 हज मील दूर तक देख सकता हूं। यहां से हज मील दूर एक बाजीगर तमाशा दिखा रहा था। बस उसी तमाशे को देखकर मैं लौटपोट हुआ जा रहा था, लेकिन तुम दोनों ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। राजा ने कहा, ओ इस बात के लिए हमें माफ कर देना, लेकिन यह बताओ कि तुम्हारा इस दुनिया में कौन कौन है? गिद्ध आज ने कहा, कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेला ही हूं। धनुष राज और राजा ने अपनी अपनी योग्यताएं गिद्ध आज को बताई, जिसे सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह बोला, तुम्हारे जैसे दोस्त पाकर मैं धन्य हो गया, तो फिर चलो हम तीनों एक साथ इस दुनिया की सैर करेंगे। उसके बाद वे तीनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ चले। तीनों मित्र देश विदेश की यात्रा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। एक दिन वे एक भयानक जंगल में पहुंचे, जहां पर राजा की दृष्टि एक आदमी पर पड़ी। उसे देखकर राजा सोचने लगा, इस भयानक जंगल में यह अकेला आदमी यहां पर क्या कर रहा है? राजा बुद्धराज उसके नजदीक गया और पूछा, क्यों मित्र, इस भयानक जंगल में तुम क्या कर रहे हो? वह आदमी बोला, लकड़ी काटते काटते अच्छी लकड़ियों की खोज में मैं अपने घर से 4 लाख मील दूर निकल आया हूं। यहां काफी सूखी लकड़ियां मिल जाएंगी। मुझे राजा की हैरानी की सीमा ना रही। वह कहने लगा, क्या सिर्फ लकड़ियां काटने के लिए 400,000 मील दूर निकल आए? हाँ, मगर यह सच है कि मेरा घर उत्तर दिशा में यहां से 40,000 मील दूर है। राजा को उसकी बात पर शक हुआ। वह बोला, तुम अवश्य ही हमसे मजाक कर रहे हो। भला ऐसा भी कभी हुआ है? और फिर तुम्हारे पास तो कोई घोड़ा वगैरह भी दिखाई नहीं पड़ता। वह आदमी बोला, मुझे घोड़े की क्या जरूरत है? मैं तो घोड़े से भी 100 गुना तेजी के साथ दौड़ सकता हूं। 1000 मील में 1 ही मिनट में तय कर लेता हूं। मेरा नाम धुतराज है। राजा ने कहा, तुम कितना सच बोल रहे हो? यह अभी पता चल जाएगा दोस्त गिद्ध। आज जरा देखकर तो बताओ कि धुत आज सच बोल रहा है या नहीं। गिद्ध आज ने कहा, अभी देखता हूं। उत्तर दिशा की ओर 40,000 मील दूर एक नीम का पेड़ है। उस पेड़ की छाया में सिर्फ एक ही मकान बना हुआ है। बस वही मकान धुत आज का है।
इसके बाद वे सभी आपस में एक दूसरे को अपने अपने गुण बताने लगे। सबके गुण जानने के बाद धुतराज बोला, मित्रों, घर में अकेला पड़ा पड़ा मैं बिल्कुल उदास हो जाता हूं। क्या तुम लोग मुझे अपने साथ रख सकते हो? धनुषराज बोला, क्यों नहीं मित्र, हम लोग दुनिया की सैर पर निकले हैं, तुम भी साथ में होगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। इस प्रकार वे 3 से 4 हो चुके थे। चलते चलते वे एक नगर में जा पहुंचे और धुतराज वहां पर पहले ही पहुंच चुका था। नगर में पहुंचने के बाद राजा ने कहा, हैरानी की बात है, सारे बाजार बंद हैं, गलियां सनी पड़ी हैं, आखिर क्या कारण हो सकता है? गिद्धराज ने कहा, मुझे पास ही एक पेड़ के नीचे कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं, हमें उन्हीं के पास चलकर नगर की उदासी का कारण पूछना चाहिए। कुछ ही पलों में वे उस पेड़ के नीचे जा पहुंचे जहां पर एक बुजुर्ग आदमी उनसे मिला। उसने कहा, मित्रों, आप कौन लोग हैं? हम तो मुसाफिर हैं, बाबा नगर में उदासी छाई देखी तो कारण पूछने के लिए आपके पास चले आए। हमारे राजा का एक ही लड़का है, मगर इस समय वह एक भयानक बीमारी का शिकार है। इसका इलाज इस शहर से 200,000 मील दूर एक अमृत झरने का पानी है। वैद्य कहते हैं कि अगर शाम तक अमृत झरने का पानी राजकुमार को ना पिलाया गया तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। इसके लिए महाराज ने एक शर्त भी रखी है कि जो कोई भी वह पानी लाएगा उसके साथ राजकुमारी का विवाह करके उसे आधा राज्य भी दे देंगे। ओ, तो यह बात है। चारों दोस्त आपस में सलाह मशवरा करने लगे और फिर कुछ देर बाद वे उस आदमी से कहने लगे, हमें अपने राजा का महल दिखाओ, हम वह जल 1 घंटे से भी पहले ला सकते हैं। उस आदमी से रास्ते के बारे में पूछकर चारों मित्र महल में जा पहुंचे। दरबान ने उन्हें राजा के सामने पेश किया और राजा ने कहा, हमें तुम्हारी बात का यकीन तो नहीं आता, मगर फिर भी हम तुम्हें इस शर्त पर जाने देंगे कि तुम अगर असफल हुए तो तुम्हारे मित्रों का सिर काट दिया जाएगा। तब तेजी से दौड़ने वाले मित्र धुतराज ने कहा, मुझे मंजूर है महाराज। बात सुनकर बाकी तीनों मित्र हैरान थे। तब धनुषराज बोला, हमें यह शर्त मंजूर नहीं है। अगर किसी कारण से तुम्हें रास्ते में देर हो गई तो बेकार में ही हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे अपनी चाल पर पूरा भरोसा है। अगर समय पड़ने पर मित्र ही मित्र के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? यदि तुम्हें यह शक मंजूर नहीं है तो मुझे मंजूर है मित्र। तुम जल्दी से जाओ और वह जल लेकर आओ। फिर वैदराज से रास्ते की जानकारी प्राप्त करके द्रुत अमृत कलश की ओर दौड़ चला। कुछ देर के बाद गिद्धराज ने उसे देखना आरंभ किया। तब राजा बुधराज ने कहा, प्रिय मित्र गिद्धराज, जरा देखकर तो बताओ कि धुतराज इस समय कहां पर है और झरने से कितनी दूर है। गिद्ध ने उसे देखते हुए कहा, लो, वह तो झरने तक जा भी पहुंचा और अब पानी भर रहा है। मगर अरे, यह क्या? जिस वृक्ष के नीचे बैठा धुतराज झरने का पानी एक लोटे में भर रहा है, उसी वृक्ष से एक भयानक अजगर उतर कर उसकी तरफ बढ़ रहा है। तभी धनुषराज ने अपना धनुष और तीर संभाला और कहने लगा, क्या तुम मुझे उस अजगर की सही स्थिति बता सकते हो? मैं अपने तीर से हजारों मील दूर बैठे उस अर को खत्म करने की कोशिश करूंगा। गिद्धराज ने धनुषराज को उस अजगर की सही स्थिति बताई और फिर धनुषराज ने बाण छोड़ दिया। गिद्धराज ने कहा, तीर एकदम निशाने पर लगा है और लो, अजगर की पकड़ भी ढीली होती जा रही है। बस अब कुछ ही क्षणों में वह पहुंचने वाला है। कुछ देर बाद धुतराज तेज गति से भागता हुआ महल में आ पहुंचा। उसके हाथों में एक कलश था जिसमें उस झरने का जल भरा हुआ। वैद्य जी ने राजकुमार को अमृत झरने का जल पिलाया। जल पीने के बाद राजकुमार ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हो गया पिताजी। वाह, आज मैं बहुत ही खुश हूं। अब तुम में से किसी एक के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा, मगर यह फैसला ही को मिलजुल कर करना होगा कि मेरी बेटी का हाथ तुम में से कौन थामे। तब राजा बुधराज ने कहा, राजकुमारी से विवाह करने का असली हकदार तो धुतराज ही है। महाराज वही अपनी जान पर खेलकर हजारों मील दूर से अमृत जल लाया है। धनुषराज और गिद्धराज ने तो केवल उसकी मदद की है। तभी धनुषराज बोल पड़ा, यह झूठ है महाराज, यह सारी योजना तो मेरी थी। योजना? कैसी योजना? सभी हैरानी से धनुषराज की तरफ देखने लगे। मैं सच कहता हूं महाराज, अगर मैं यह योजना ना बनाता तो हम कभी भी इस राज्य में ना पहुंचते और ना ही हमें आपके महल में चल रहे षड्यंत्र का पता चलता। सुनिए महाराज,
हम तीनों में से किसी में भी कोई विशेष योग्यता नहीं है। हम तीनों रंगपुरी के मशहूर ठग हैं, मगर हम इस ठगी के धंधे से बिल्कुल उब चुके थे और चाहते थे कि शरीफों की तरह से अपना जीवन व्यतीत करें। तब एक दिन राजा बुधराज की पत्नी यानी रानी सुंदरी की मां हमारे पास आई और उन्होंने ही हमें एक ऐसी योजना बनाने के लिए कहा जिससे महाराज बुधराज का घमंड टूट सके और वे निर्दोष पक्षियों की हत्या न करें। उनके कहने पर ही हम भेष बदलकर महाराज का पीछा करने लगे और वक्त पड़ने पर जब मैं धनुष राज बनकर महाराज के सामने पहुंचा और उन्हें बातों में उलझाया। इसी बीच गिद्धराज ने मेरे ही जैसे एक तीर से एक पक्षी मार गिराया और महाराज ने मुझे चमत्कारी तीर अंदाज मान लिया और महारानी जी को दिया हुआ वचन निभाया। यह सब सुनकर राजा बुद्धराज बहुत ही हैरान थे। ओह, फिर आगे क्या हुआ? हाँ महाराज, योजना के अनुसार हम आगे बढ़े तो आपका परिचय गिद्धराज और द्रुत आज से हुआ, जबकि वास्तव में द्रुत आज के पास भी एक तेज घोड़ा था। मैंने जानबूझकर अपने घोड़े की गति धीमी रखी ताकि तराज हमसे पहले इस नगर में पहुंच जाए। यहां पहुंचकर हमने सारे शहर की छाई उदासी का कारण पूछा। राजकुमार की बीमारी का उपाय जानकर अमृत झरने का जानने के लिए मैं वैद्य के घर पर गया। जब मैं वैद्य जी के घर पहुंचा तो मैंने उन्हें आपके महामंत्री से बातें करते हुए सुना। मैं छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। जहां वैद्य जी मंत्री जी से कह रहे थे कि सूरज छिपने के बाद वे दवा के बहाने राजकुमार को जहर दे देंगे और मंत्री ने खुश होकर कहा कि वह वैद्य जी को मालामाल कर देगा। मुझे यह समझते हुए देर न लगी कि यह षड्यंत्र महामंत्री और वैद्य का रचाया हुआ है। महामंत्री के जाते ही मैंने वैद्य को अकेला पाकर दबोच लिया और डराने धमकाने पर उसने सारा सच मुझे बता दिया कि यह सारा खेल महामंत्री का रचा हुआ है। मैंने वैद्य से राजकुमार की बीमारी को ठीक करने की दवा हासिल कर ली और उसके बाद की सारी कहानी तो आपके सामने ही है। सच्चाई यह है कि राजकुमार को नगर के ही एक कुएं के पानी में दवा मिलाकर पिलाई गई है, जिससे राजकुमार स्वस्थ हो गया। वह सारी कहानी झूठी थी जो गिद्धराज ने आपको सुनाई थी। सैनिकों ने महामंत्री और वैद्य को उसी समय कारागार में डाल दिया और राजा ने कहा, तुम्हारा फैसला अब स्वयं राजकुमारी ही करेगी। राजकुमारी के आने पर उसने कहा, माना कि तुम तीनों ठग हो, लेकिन आज तुम्हारे ही कारण एक खतरनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। तुम्हारे भीतर एक अच्छा इंसान बनने की ललक भी है, इसीलिए शर्त के मुताबिक मैं विवाह तो द्रुत से ही करूंगी। क्योंकि तुम राजा बुधरा के मुजरिम हो, इसीलिए पहले उनकी अनुमति लेनी चाहिए। राजा बुधराज का घमंड अब चूर चूर हो चुका था। उन्होंने इसके लिए कोई आपत्ति नहीं की। इसके बाद राजा बुधराज ने धनुष राज और गिद्धराज को अपना विशेष सहयोगी नियुक्त कर लिया और वापस महल लौट आए। महल लौटने पर रानी महाराज को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। तब महाराज ने कहा, रानी, अब हमें समझ में आ चुका है कि निर्दोष पक्षियों को अपने शौक के लिए मारना ठीक बात नहीं है। अब से हम तीरंदाजी तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अपने राजपाट पर भी पूरा ध्यान देंगे और किसी भी निर्दोष पक्षी की हत्या नहीं करेंगे। इसके बाद राजा बुधराज और उनकी रानी एक शांतिमय और सुखमय जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए और कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।